हेलो अचीवर्स, वेलकम टू नेट जेआरएफ मेकर्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इससे पहले हमने ऑलरेडी टाइप्स ऑफ रिसर्च के अंदर और भी लेक्चर्स को इन डिटेल में कवर किया है। उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उन लेक्चर को जरूर देखें। साथ ही साथ एट द एंड ऑफ द लेक्चर इसी टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको यह आइडिया लग जाए कि एग्जाम में इस टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, ये जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है ना, इसके नाम से ही आपको पता लग रहा है कि ये बात कर रहा है एक्सपेरिमेंट के बारे में। अब एक्सपेरिमेंट होता क्या है और हम एक्सपेरिमेंट क्यों करते हैं? तो हम कभी भी एक्सपेरिमेंट क्यों करते हैं? किसी भी चीज को टेस्ट या प्रूफ करने के लिए, है ना। हम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम सबने स्कूल में एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, मोस्टली साइंस के सब्जेक्ट में। जब हम केमिकल रिएक्शंस अपने स्कूल लेवल में पढ़ रहे थे, तो उसमें होता है ना, जब हमने केमिकल रिएक्शंस पढ़ा, लेकिन फिर हम जाके प्रैक्टिकली हम उनको करके देखते थे कि किस तरह से केमिकल रिएक्शंस होता है ना। तो एक्सपेरिमेंट में क्या होता है? एक्सपेरिमेंट में हम प्रैक्टिकली, यानी कि एक्चुअल में हम प्रैक्टिकली उन चीजों को एक्चुअल में हम करते हैं और उसको करके हम प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं कि भाई वो प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। दैट इज एक्सपेरिमेंट, करेक्ट। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर क्या होता है? हमारा जो मेन एम है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का, वो यही है कि हम जिन भी वेरिएबल्स के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, उन वेरिएबल्स के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करने के लिए हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कंडक्ट करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना कि कभी भी एक ऐसे रिसर्च के बारे में बात किया जाए जब जो रिसर्च कॉज एंड इफेक्ट को इस्टेब्लिश करता है आपस में, दैट इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। यानी कि ये जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में कॉज एंड इफेक्ट फाइंड करने के बारे में बात करता है, ठीक है। अच्छा, एक बात नाम आप और अच्छे से यहाँ पे एकदम याद कर लो, याद रखना कि कभी भी अगर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का नाम आएगा तो हमेशा मैनिपुलेशन को याद रखना। कि कहीं पे भी अगर आप सुनो रिसर्च में मैनिपुलेशन का नाम, तो हमेशा ये याद रखना कि मैनिपुलेशन जो है वो आप सिर्फ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ही कर सकते हो। कोई भी टाइप ऑफ रिसर्च में मैनिपुलेशन इज नॉट पॉसिबल। मैनिपुलेशन जो है आप सिर्फ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ही कर सकते हो। मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है? मैनिपुलेशन का मतलब होता है कुछ भी चेंजेस करना, है ना, कुछ भी अपने वेरिएबल्स के अंदर वेरिएशंस करना, बदलाव करना। तो ये सब कहाँ पॉसिबल है? आप सिर्फ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर ही अपने वेरिएबल्स के अंदर वेरिएशंस, बदलाव, चेंजेस कर सकते हो, और कोई भी रिसर्च में नहीं, ठीक है। अब हम विद एग्जांपल्स इसको अच्छे से पूरे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को हम समझते हैं। तो देखो, जब भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात आएगी, याद रखना हम इस रिसर्च के अंदर हमेशा हाइपोथेसिस को, हम हमारी हाइपोथेसिस को या तो टेस्ट करते हैं या प्रूफ करते हैं। अब ये हाइपोथेसिस क्या होता है मैम? तो देखो, हाइपोथेसिस जो है ये एक एजुकेशनल गेस होता है। इसको हम, हमारा जब मेन रिसर्च स्टार्ट करते हैं ना, उससे पहले जब हम एक आइडिया, एक अजम्पशन या एक एजुकेशनल गेस लगाते हैं कि हाँ, इसका ये कारण हो सकता है, ये वजह इसकी हो सकती है, और जो हमने दिमाग में आइडिया लगाया कि हाँ भाई ये कारण है, उसी कारण को टेस्ट करने के लिए ना हम अपने रिसर्च को कंडक्ट करते हैं। और जब वो टेस्ट, जो हम आइडिया को जो हम टेस्ट करें, अगर वो सही साबित हो जाती है, तब हम उसी की थियरी बना देते हैं, ठीक है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल समझाती हूँ। अच्छा, एक और बात, आप ये जो अभी जो हम हाइपोथेसिस का मीनिंग पढ़ रहे हैं, देखो इसका मीनिंग समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे चैनल पे ऑलरेडी जो बेसिक टर्म्स जो रिसर्च में बार बार यूज हुए हैं ना, उसके मैंने 2 लेक्चर्स को इन डिटेल में कवर किया है। उसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप उन दोनों लेक्चर्स को भी जरूर देखना। उसमें क्या है, हमने जितने भी बेसिक टर्म्स जो रिसर्च में बार बार यूज होते हैं ना, उसके मीनिंग को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एक मर्तबा अगर आपको ये मीनिंग समझ में आ गया ना, तो आपके लिए रिसर्च को अच्छे से समझना, इन डेप्थ पढ़ने में ना आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, मान लो मैं एक रिसर्च प्रॉब्लम पे मैं काम कर रही हूँ, ठीक है, यानी मैं एक रिसर्च स्टडी कर रही हूँ कि जो अभी जो यंग पीपल है, यानी यंग एज के जो पीपल है, या फिर मान लो अगर मैं ये बोलूँ कि अभी एट प्रेजेंट जो है 30 से लेके 40 ईयर्स के बीच में, ठीक है, तो जो 30 से 40 ईयर्स के जो अभी जो लोग हैं, इनको इतनी ज्यादा हार्ट इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है? मान लो ये मेरा एक रिसर्च प्रॉब्लम है जिसके ऊपर मुझे स्टडी करना है। तो ये रिसर्च स्टार्ट करने से पहले मैं एक अजम्पशन लगाऊंगी, एक गेस लगाऊंगी, एक आइडिया लगाऊंगी। क्या? तो मैंने क्या गेस किया, क्या अजम्पशन लगाया कि जो ये 30 से 40 ईयर्स के जो लोग हैं ना, ये लोग बहुत स्ट्रेस लेते हैं, ये लोग बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं, ये कारण हो सकता है इनकी हार्ट प्रॉब्लम का। तो अभी मैंने इसको प्रूव नहीं किया, मैंने रिसर्च कंडक्ट नहीं किया, ये मैंने सिर्फ अजम्पशन लगाया, मैंने एक अनुमान लगाया कि हाँ, कि ये कारण हो सकता है। और इसी कारण को लेके, इसी इसी को हम हाइपोथेसिस बोलते हैं।
और इसी गेस को लेकर मैं पूरा मेरा रिसर्च कंडक्ट करूंगी और एट द एंड में इसी गेस को, इसी आइडिया को टेस्ट करूंगी, और अगर ये सही साबित हो गया तो मैं थियरी बना सकती हूँ, अगर नहीं हुआ तो मैं रिजेक्ट करके फिर आगे की दूसरी बनाऊंगी आइडिया। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है? इट इज अ साइंटिफिक अप्रोच टू रिसर्च। इट इज डिजाइन टू एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को साइंटिफिक अप्रोच क्यों कहते हैं? देखो, जितने भी टाइप्स ऑफ रिसर्च है सब साइंटिफिक इन नेचर ही होते हैं, सब साइंटिफिक अप्रोच ही होते हैं। ठीक है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है, यहाँ पर हम इसको साइंटिफिक इन अप्रोच बोलने का एक मेन कारण ये भी है, यहाँ पे लिखने का भी वजह ये था कि देखो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होता है ना, ये एक सीक्वेंस में चलता है। यहाँ पे आप सब कुछ सीक्वेंस में करते हो, ये एक पूरा प्रोसीजर फॉलो करता है, एक सेट ऑफ रूल फॉलो करता है। इसीलिए आप सिस्टमैटिकली एक सीक्वेंस में आप सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हुए रिसर्च करते हो ना, इसलिए ये साइंटिफिक अप्रोच है। लेकिन ये भी बात याद रखना, हर टाइप ऑफ रिसर्च जो है वो साइंटिफिक की नेचर ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज इट इंक्लूड्स अ हाइपोथेसिस, a variable that will be manipulated by the researcher and a variable that will be measured and compared। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर क्या होता है, एक हमारी हाइपोथेसिस जो होती है, इसी हाइपोथेसिस को हम टेस्ट या प्रूव करने के लिए करते हैं। ठीक है, रिसर्च एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, अब हमारे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स होते हैं। एक होता है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, एक होता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल्स। और ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, इसी के ऊपर मैनिपुलेशन किया जाता है। यानी जो मैनिपुलेशन, जो भी चेंजेस या बदलाव है ना, रिसर्चर सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर ही कर सकता है, बाकी वेरिएबल्स के ऊपर नहीं कर सकता। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है, इसके ऊपर देखो, ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसी के ऊपर मैनिपुलेशन किया जाता है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ही हम कॉज या ट्रीटमेंट वेरिएबल भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इसके ऊपर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर हम जो भी चेंजेस कर रहे हैं, जो भी बदलाव कर रहे हैं, उसका प्रभाव डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर क्या पड़ता है, इसलिए हम इसको इफेक्ट भी बोलते हैं, और उस प्रभाव को हम डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर मेजर या ऑब्जर्व करते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो अभी हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं टीचिंग मेथड की। ठीक है, जैसे मान लो एक टीचर है और एक स्टूडेंट है, तो जो टीचर है हमारा वो होगा यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, स्टूडेंट होगा हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। जो स्टूडेंट्स है वो टीचर के ऊपर ही डिपेंड करता है ना, तो टीचर जो है, टीचर जो भी तरीके की टीचिंग मेथड यूज करेगी, टीचर जो भी टीचिंग मेथड यूज करेगी, ये होगा हमारा कॉज। और इस टीचिंग मेथड से स्टूडेंट के ऊपर जो भी इफेक्ट पड़ेगा, हम उसको ही ऑब्जर्व या मेजर करते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। दिस रिसर्च इन्वॉल्व्स टेस्टिंग और अटेम्प्टिंग टू प्रूव अ हाइपोथेसिस बाय वे ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। ये हमने पहले ही पढ़ा, ये रिसर्च करी ही इसलिए जाती है कि आपने जो भी हाइपोथेसिस बनाई है उसको टेस्ट या प्रूव करने के लिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इन दिस प्रोसेस द रिसर्चर्स कैन मेजर द इफेक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमेशा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में देखो होता क्या है, एक होता है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, ये दो होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स है हमारे एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसमें क्या होता है, रिसर्चर मैनिपुलेशन करता है, और इसी का प्रभाव यानी इसी का इफेक्ट हमको दिखता है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। और रिसर्चर क्या करता है, इसी डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर जो इफेक्ट आया है, इन्हीं इफेक्ट वो मेजर या ऑब्जर्व करता है। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज क्वांटिटेटिव एंड डिडक्टिव इन नेचर। तो हमारा जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है ना, ये क्वांटिटेटिव एंड डिडक्टिव इन नेचर है। हम इसको क्वांटिटेटिव क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो इसका जो भी डेटा है ना, इट कैन बी क्वांटिफाइड इनटू नंबर्स। आप उसको नंबर्स पे कन्वर्ट कर सकते हो, उसको क्वांटिफाई कर सकते हो, इसलिए हम इसको जो है ना एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को हम क्वांटिटेटिव बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्वांटिटेटिव के अंदर ऑलरेडी यहाँ पे सब कुछ पहले से स्ट्रक्चर्ड होता है, स्टेप बाय स्टेप सब फॉलो करता है, ये ओपन एंडेड अप्रोच होता है, इसलिए हम इसको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को हम क्वांटिटेटिव बोलते हैं। इसको डिडक्टिव हम क्यों बोलते हैं, डिडक्टिव में क्या होता है, ऑलरेडी थ्योरी मौजूद होती है, आप सिर्फ उसको टेस्ट करते हो। ठीक है, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज दिस research allows evaluation of causal relationship among variables while other variables are eliminated or controlled। देखो अब causal नाम आता है तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या ये एक्सप्लेनेटरी रिसर्च या causal रिसर्च की बात कर रहा है। देखो causal यानी कि कॉज एंड इफेक्ट की तो बात कर रहा है, लेकिन क्या बोल रहा है उससे पहले, ये इवेल्युएशन। अब इवेल्युएशन में हम क्या करते हैं, हम इवेल्युएशन में बदलाव करके देखते हैं, तभी तो इवेल्युएट कर पाएंगे ना। तो ये रिसर्च ऐसा है जहां पे हम कॉज एंड इफेक्ट जो रिलेशनशिप है हम उसको इवेल्युएट करते हैं, और बाकी जितने भी वेरिएबल्स है उसको हम कंट्रोल करते हैं। ठीक है,
जैसे कि हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसको रिसर्चर क्या करेगा, मैनिपुलेट करेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल को ऑब्जर्व या मेजर करेगा। लेकिन इसमें एक्स्ट्रानियस वेरिएबल यानी एक्स्ट्रा वेरिएबल्स भी होते हैं जो हमारे इस रिसर्च जो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल के जो रिजल्ट हमको मिलने वाला है इसको इंपैक्ट कर सकता है। तो जितने भी ये एक्स्ट्रा वेरिएबल्स है जो हमारे रिसर्च को इंपैक्ट कर सकता है, हमारी रिजल्ट के अंदर कुछ भी फेरबदल ला सकता है, हमको उन हर चीज को कंट्रोल करके रखना होता है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है, आपको हर एक्स्ट्रा चीज को यू हैव टू कंट्रोल उसको करके रखना है। ये रिसर्च का जो रिजल्ट आता है हम उसको जर्नलाइज करते हैं, हम उसी के बेसिस पे थ्योरी भी बना सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। सबसे पहले इसमें आता है रैंडम असाइनमेंट। तो रैंडम का मतलब देखो क्या होता है, इसका मतलब होता है बाय चांस, अनप्लान, यानी आपने कुछ भी प्लान नहीं किया है, बाय चांस वो चीजें हो रही है, आप यहाँ पे कुछ भी जानबूझ के नहीं कर रहे हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लॉटरी मेथड। लॉटरी मेथड में क्या होता है कि भाई जितने भी लोगों ने लॉटरी ली है सबके नाम की चिट्ठी बनती है, उसमें सबका क्या होता है, इक्वल चांस होता है ना, कि भाई सबका इक्वल चांस है, किसी की भी लॉटरी लगेगी। वहां पे आप जानबूझ के किसी को सेलेक्ट नहीं करते हो, जिसका इसका नाम आता जाता है आप उनको सेलेक्ट करते हो, है ना। तो ये होता है हमारा रैंडम असाइनमेंट। यहाँ पे एवरीबडी हैज एन इक्वल चांस कि भाई हाँ आप सैंपल बनोगे, सबका इसमें इक्वल चांस रहता है। नेक्स्ट इज मैनिपुलेशन, कंट्रोल एंड ऑब्जर्वेशन। हम इसको एक साथ समझते हैं। देखो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में दो वेरिएबल सबसे इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसको रिसर्चर जो है मैनिपुलेट करता है, यानी मैनिपुलेशन जो है वो सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर होता है। हमने अभी पहले एग्जांपल लिया था ना टीचिंग मेथड का, तो हमारा टीचिंग मेथड हमने क्या कंसिडर किया यहाँ पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर रिसर्चर जो भी बदलाव करता है उसका जो भी इफेक्ट है ना वो हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर आता है, और इसी को फिर हम क्या करते हैं, हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्वेशन किसका करते हैं हम, डिपेंडेंट वेरिएबल का। ठीक है, तो हमने डिपेंडेंट वेरिएबल वहां पे क्या लिया था, स्टूडेंट के ऊपर जो इफेक्ट आ रहा है टीचिंग मेथड से वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल था। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट था, ये डिपेंडेंट वेरिएबल था। अब देखो कंट्रोल वेरिएबल्स यानी कंट्रोल क्या करना होता है, तो देखो कंट्रोल क्या होता है, आपने जो टीचिंग मेथड है, आप यहाँ पे रिसर्चर जो है यानी जो टीचर की हमें बात करें, टीचर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड यानी डिफरेंट मैनिपुलेशन कर रही है। कैसे कर रही है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड्स टीचर है ना यूज कर रही है, और फिर उसका इम्पैक्ट देखा जा रहा है कि भाई स्टूडेंट्स के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है उन सब टीचिंग मेथड का। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दीज टीचिंग मेथड्स कुछ ऐसे एक्सटर्नल वेरिएबल होते हैं, कुछ ऐसे एक्सटर्नल एक्स्ट्रा वेरिएबल्स होते हैं जो स्टूडेंट्स के ऊपर इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। उसमें ये हो सकता है, मान लो टीचर तो टीचिंग मेथड अच्छा पढ़ा रही है, ठीक है, लेकिन उस दिन स्टूडेंट की तबीयत सही नहीं है, हेल्थ खराब है, तो ज्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करेगा, ये भी तो रिजल्ट के ऊपर इंपैक्ट कर सकता है। मान लो उस दिन स्टूडेंट का मूड नहीं है, स्टूडेंट का उस दिन मोटिवेशन नहीं है पढ़ने का, स्टूडेंट की तबीयत खराब है, तो ये सब वेरिएबल भी स्टूडेंट्स के ऊपर जो इफेक्ट आ रहा है उसके ऊपर इंपैक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है, कर सकता है ना। तो रिसर्चर को यही करना होता है कि जितने भी एक्स्ट्रा वेरिएबल्स है जो उसके रिसर्च फाइंडिंग्स को, उसके रिजल्ट को इंपैक्ट कर सकता है, इन सब चीज को रिसर्चर को कंट्रोल करके रखना होता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा अच्छे। अब जो सबसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है इसको किस तरह से किया जाता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल देखो मान लो एक न्यू मेडिसिन बनाई गई है, एकदम न्यू मेडिसिन है जिसका ये दावा है कि जो हार्ट के पेशेंट है, अगर ये न्यू मेडिसिन ये हार्ट के पेशेंट्स को दी जाएगी तो उनके जो हार्ट के ब्लॉकेजेस है ना वो सही हो जाएंगे। तो अब हमको इस न्यू मेडिसिन ये कितना इफेक्टिवली काम करता है ऑन हार्ट पेशेंट हमको ये पता करना है। तो इसके लिए हम क्या कंडक्ट करेंगे, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो देखो ये कैसे किया जाएगा, मान लो ये हमारे पास 30 हार्ट पेशेंट्स है, हमारे पास 30 हार्ट पेशेंट्स है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि देखो ये चीज याद रखना, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो भी होता है ना, हमेशा एक्सपेरिमेंट जब किया जाता है उसके अंदर दो ग्रुप होते हैं। एक होता है हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिसको हम ट्रीटमेंट ग्रुप भी कहते हैं, ओके, एंड एक होता है हमारा कंट्रोल ग्रुप। ओके, तो अब मान लो ये जो हमारे पास हार्ट पेशेंट्स है 30 है, अब हम क्या करेंगे, इसमें अब हम करेंगे रैंडमाइजेशन। रैंडमाइजेशन मतलब क्या, अब हमारे पास ये जो 30 हार्ट के पेशेंट्स है, अब हम इनको रैंडमली इसमें से हम सैंपल सेलेक्ट करेंगे। कुछ सैंपल हम सेलेक्ट करेंगे हमारे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के लिए और कुछ सैंपल हम उसमें सेलेक्ट करेंगे हमारे कंट्रोल ग्रुप के लिए। तो मान लो हमने रैंडमली क्या किया, 15 हमने पेशेंट सेलेक्ट किए हमारे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में एंड 15 हमने रैंडमली सेलेक्ट किया हमारे कंट्रोल ग्रुप के लिए। ठीक है, अब रैंडमाइजेशन एंड रैंडमली में क्या होता है, आप कुछ भी पहले से प्लान नहीं करते हो, यहाँ पे अनप्लान बाय चांस आप सबको यहाँ पे इक्वल चांस यानी हर पेशेंट के पास इक्वल चांस है कि वो
सैंपल बनेगा या तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप या कंट्रोल ग्रुप का। यहाँ पे आप जो है रैंडमली आप सेलेक्ट करते हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी प्री प्लान नहीं होता है, आप सब्जेक्टिव नहीं, अपने मन मुताबिक अपने चाहत के हिसाब से सेलेक्ट नहीं करोगे, ओके। तो अब क्या होगा, यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर हमने 15 पेशेंट सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल ग्रुप में भी हमने 15 पेशेंट सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, हम एक्सपेरिमेंटल जो ग्रुप हमारा होता है, इसको हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम एक्चुअल में इनके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, यानी हम इनको ट्रीटमेंट देते हैं। और कंट्रोल वाले को क्या होता है, नो ट्रीटमेंट, हम इनको ट्रीटमेंट नहीं देते हैं। अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट ग्रुप में होगा क्या, ये जो न्यू मेडिसिन बनी है ना, ये जो न्यू मेडिसिन बनी है, तो हम एक्चुअल में जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर जो पेशेंट है ना, हम इनको न्यू मेडिसिन देंगे, हम इनके ऊपर न्यू मेडिसिन इनको देंगे, ये जो 15 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के जो हमारे पेशेंट्स है। कंट्रोल ग्रुप में क्या होगा, इनको नो ट्रीटमेंट दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखो नो ट्रीटमेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे जो हमारे 15 हार्ट के पेशेंट्स है ना, ये अपनी जो रेगुलर, जो इनकी रेगुलर ओल्ड मेडिसिन है, ये जो लोग रेगुलर खाते हैं ना, ये लोग वही मेडिसिन खाएंगे, इनको न्यू मेडिसिन नहीं दी जाएगी। या फिर इनके ऊपर हम, ये जो हमारा कंट्रोल ग्रुप है, इनके ऊपर हम जो है ना प्लेसबो ट्रीटमेंट या प्लेसबो स्टडी भी कर सकते हैं। अब ये प्लेसबो स्टडी क्या होता है, तो प्लेसबो स्टडी क्या होता है, यहाँ पर आप जो है ना, आप डमी मेडिसिन देते हो। आप क्या करोगे, यहाँ पे, यहाँ जो पेशेंट है ना, आप इनको डमी मेडिसिन दोगे, यानी कि मान लो आप यहाँ पे उनको हार्ट की मेडिसिन देने के बजाय आप इनको यहाँ पे शुगर पिल्स दोगे। इससे क्या होगा, पेशेंट्स के दिमाग में ये रहेगा, उनको साइकोलॉजिकली उनका ये बिलीव बनेगा कि अरे मैं तो ये हार्ट की नई दवा खा रहा हूँ, मैं तो हार्ट जो है इसके ब्लॉकेजेस सही हो जाएंगे, मैं अच्छा हो जाऊंगा। तो यहाँ पे ये साइकोलॉजिकली जो है ना, ये बिलीव बनाता है कि आपको अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है, बट एक्चुअल में यहाँ पे इनको डमी मेडिसिन, यानी डमी मेडिसिन दी जाती है, एक्टिव मेडिसिन नहीं होती है। अब क्या होगा, हमने ये एक्सपेरिमेंट किया, बाद में अब हम क्या करेंगे, इसके रिजल्ट को कंपेयर करेंगे। तो मान लो अब हमने जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को जो हमने ट्रीटमेंट दिया था न्यू मेडिसिन का, अब हम उसका रिजल्ट देखेंगे कि क्या ये मेडिसिन लेने के बाद ये जो 15 पेशेंट है, इनके हार्ट के अंदर इंप्रूवमेंट हुआ है एज कंपेयर टू कंट्रोल ग्रुप, जिनको हमने ये न्यू मेडिसिन का ट्रीटमेंट नहीं दिया है, हमने जिनको रेगुलर ट्रीटमेंट दिया है, नो ट्रीटमेंट दिया है, या हमने जिनको प्लेसबो ट्रीटमेंट दिया है, इनके रिजल्ट को भी हम देखेंगे। फिर हम कंपेयर करेंगे कि क्या ये न्यू मेडिसिन कंट्रोल ग्रुप से ज्यादा काम करी है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर। मान लो इफ यस, तो इसका मतलब हमारी जो न्यू मेडिसिन है ये इफेक्टिव है, ये हार्ट के पेशेंट्स को बहुत हेल्पफुल रहेगी। और मान लो अगर जितना जो कंट्रोल ग्रुप का रिजल्ट है वही एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का रिजल्ट है, इसका मतलब ये न्यू मेडिसिन कुछ भी इतनी इफेक्टिव नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम क्या करते हैं, ये दोनों ग्रुप्स बनाते हैं, फिर इनके रिजल्ट को कंपेयर करते हो। कंपेयर करने से ही पता चलता है कि अगर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का जो रिजल्ट है अगर वो ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू कंट्रोल ग्रुप, इसका मतलब हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, हम जो भी मेडिसिन की हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमारी ये मेडिसिन सक्सेसफुल है। आई होप आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर से समझ आ गया हो। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, अ डॉक्टर स्टडीज relative effectiveness of two drugs of dengue fever, his research would be classified as। एक डॉक्टर है जो रिसर्च कंडक्ट कर रहा है दो ड्रग्स के इफेक्टिवनेस के बारे में। अब अगर उसको दो ड्रग्स के बीच की इफेक्टिवनेस मालूम करनी है, तो जाहिर सी बात है वो क्या करेगा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। सो हमारा थर्ड क्वेश्चन इज, मैनिपुलेशन इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ। तो मैनिपुलेशन सिर्फ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ही होता है और कोई भी रिसर्च में पॉसिबल नहीं है। तो आप ये याद करके ना एकदम दिमाग में फिक्स कर लो, ठीक है। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस फॉर कॉजुअलिटी, यानी कॉज एंड इफेक्ट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस हमको ये जो गिवन ऑप्शंस उसमें से कौन से रिसर्च मेथड में मिलता है। तो देखो कॉजुअलिटी के नाम से स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एक्सप्लेनेटरी रिसर्च या कॉजुअल रिसर्च के बारे में बात कर रहा है, लेकिन ये क्या बोल रहा है, स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस, एविडेंस यानी ये प्रूव या टेस्ट की बात कर रहा है। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में प्रूफ की, एविडेंस की स्ट्रॉन्ग सबसे कौन से मेथड में आपको मिलता है, वो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो, इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने नेट जेआरएफ की जर्नी में हमारे साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।